ये बात मान ली कि यहाँ पर वर्क डन क्या है बाय द सिस्टम, लेकिन अगर मैंने यहाँ प्लस क्यू लगाया तो इसका मतलब है कि अभी हो सकता है कि वर्क डन के बारे में बात क्लियर नहीं। तो जनरल फार्मूला विल बी डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जो आपने बताया था बिल्कुल सही बताया। लेकिन अगर बाय द सिस्टम सही वर्क डन आ जाए तो हम जानते हैं कि हमें वहां पर साइंस को क्या करना होगा, चेंज। तो बेसिक फॉर्मूला ये रहा। लेकिन जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, याद है आपको, तो आप इसे क्या लिखते हैं, डेल्टा ई इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा, और अगर इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखो तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ऐसा ही है। लेकिन ये काम तब लिख रहे हैं जब प्रेशर वॉल्यूम वर्क हो चुका है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी तो आपने भी न्यूमेरिकल में कुछ ऐसी ही कहानी करनी है कि आपने जनरल फार्मूला से ही सॉल्व करना है। एंड जनरल फार्मूला क्या है, डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्योंकि जब मैं आपसे यहाँ ये कहती हूँ ना कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो मैंने यहाँ पे ये बात आपको बता दी कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, as a result of it system does some work against the surrounding। जैसे कि कल हमने सिस्टम को क्या किया था, वहां पर इमेजिनेशन। क्या ये बात सुनाई दी सबको? यस, पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, हम जब इसकी एप्लीकेशंस पर जाते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशंस, तो फर्स्ट वन एप्लीकेशन कहलाती है कि किस पर अप्लाई कर सकते हैं, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। मैंने वही वर्डिंग लिख पाई है जो एमसीक्यूज में लिखी आती है, सही, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी हीट तब एब्सॉर्ब हो जब वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट। आप इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। और इस आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरा मानना यह है कि Q का मतलब है QV और डेल्टा V का मतलब क्या है, जीरो। कि चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम जहां था वहीं रहा, there is no any exchange of the volume, there is no any change of the position of the piston। यानी जितना V1 है उतना ही क्या है, V2। आपसे मैंने कहा कि यहाँ पर डेल्टा E इक्वल्स टू Q, आगे क्या लिखूं मैं अगर यहाँ पर P डेल्टा V, तो बताइए मैंने इस फॉर्मूला में क्या गलत लिखा, बताइए मैंने क्या गलत लिखा, पॉजिटिव साइन। क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने P डेल्टा V लगाया तो क्या आएगा, सही है। क्या ये सुनाई दिया? ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको गलत क्या ना करें। डेल्टा V अगर जीरो है तो इसका मतलब है प्रेशर भी क्या है, जीरो। बड़ी आसान सी एक इक्वेशन बनती हुई नजर आती है। आप Q इक्वल्स टू डेल्टा E कहें, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को ऐसे लिखते हुए देखें कि Q इक्वल्स टू डेल्टा U। इसका मतलब है आपको बात समझ आएगी कि हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम at constant volume must be supplied to change in the internal energy। और सिर्फ आइडियल गैस के लिए क्या चेंज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी। यानी आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस में ये वर्डिंग है Q इक्वल्स टू डेल्टा U आई या डेल्टा E इक्वल्स टू Q आई, दोनों बातें क्या हैं, सेम। मैं वैसे तो सेकंड एप्लीकेशन अलग है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ये बताओ वर्क is done equals to zero, बताओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला क्या बने, यही वाला बनेगा। दैट्स गुड। क्यों भाई? क्योंकि मैंने यहाँ पर अब आपसे वॉल्यूम की बात नहीं की, मैंने किसकी बात की है, वर्क डन। यानी मैं आपको सिंपल भी लिखकर बताऊं ना कि डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W, और मैंने आपसे कहा यार वर्क डन नहीं है, जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी क्या है, सेम। तो जरा गौर से देखना है कि आपसे वहां पर क्या वर्क डन जीरो की बात की गई है,
तो भी बात सेम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की गई है तो भी बात क्या है, सेम। सही है, उसे एक्सप्रेस करने का, उसे लिखने का, वर्ड्स की ट्विस्टिंग का या पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले हम पहले एप्लीकेशन नंबर 2 को पढ़ते हैं, क्योंकि मेरा पहले सवाल का जवाब तो आपने दे दिया। मैंने लिखा हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और आप इसे क्या नाम देते हैं, अगर वैसे तो आप इसे कहेंगे कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस, यानी बाहर से आता है प्रेशर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Q किसके बराबर है, QP के, तो इसका मतलब है कि यहाँ डेल्टा V किसके बराबर है, V2 माइनस V1, और आपके पास डेल्टा E किसके बराबर है, E2 माइनस E1। सही है, मैं आपके सामने ना ये वो वाहिद डेरिवेशन है इस पूरे चैप्टर की या इस पूरी बात की जिसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि एंथैल्पी कहाँ और कैसे इंट्रोड्यूस हुई है आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली बात नहीं करेंगे हम। फॉर्मूला क्या बताता है, जरा कोई मुझे बताएगा। Q इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा E माइनस, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं अब आपसे यहाँ पर ये बात करना शुरू हो जाऊँ कि नहीं जी मुझे डेल्टा E से रिलेटेड बात करनी है, तो आप कहेंगे मैं दोनों बातें हमारे लिए क्या हैं, सेम। मैंने यहाँ पे लिखा E2 माइनस E1, यहाँ लिखा Q और W किसके बराबर है, P डेल्टा P, लेकिन मैंने साइन क्या कर दी, चेंज। इसका मतलब मैंने मान दिया हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, सही, और वर्क इज डन आल्सो बाय द सिस्टम। फिर जब मैंने आपसे यहाँ पर मजीद बात करनी शुरू की तो E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP भी कह सकते हैं आप इसे। मैंने लिखा माइनस पे लिखा, फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर, V2 माइनस V1। कोई बता सकता है मेरी आगे की बात क्या हो सकती है। यस, पहले क्या करेंगे, प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, EV2 माइनस PV1। फिर उसके बाद हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ तक सिर्फ आपको अभी पहुंचाया है। मैं इस बात को मजीद आगे पहुंचा दूं तो देखिए कहाँ तक जा सकते हैं, E2 माइनस E1 इक्वल्स टू QP माइनस PV2 प्लस PV1। सही लिखा है। फिर कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा, बस यही नहीं करना, क्योंकि प्रेशर तो हमने कल माना था ना कि पिस्टन का क्या था, कांस्टेंट। हमने प्रेशर 1 atm से 5 atm तो किया नहीं था, हमने प्रेशर वहां 3 atm नहीं किया था, हमने पिस्टन का प्रेशर क्या माना था, कांस्टेंट। और आप लोग जल्दबाजी में अक्सर यही मान लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि प्रेशर भी वॉल्यूम की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। क्या वहां आपने प्रेशर को चेंज होते हुए देखा था, क्या मैंने वहां आपको पिस्टन पे डेल्टा पी लिख के बताया था, नहीं, मैंने वॉल्यूम के साथ आपको लिखकर बताया था। क्या लिखकर बताया था कि वॉल्यूम इनिशियल V1 है और फाइनल क्या है, V2। आगे बढ़ते हैं, चले जरा देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला कैसे एडजस्ट हो सकता है। मैं आपसे कहूँ मुझे सिर्फ एक काम करके बताना है और आप मुझे वो काम करके बता सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस को साथ रखना है और फाइनल कंडीशंस को साथ रखना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सबसे पहले QP को यहाँ अलग कर दिया है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। मतलब मैंने लिखा E2 और ये यहाँ जाके क्या हो रहा है, प्लस PV, ये माइनस क्या था E1 और ये भी वहां जाके क्या हो रहा है, माइनस PV1। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, सही, यानी मैंने जगह चेंज की और मैं ये जाती हूँ फाइनल फाइनल के साथ और इनिशियल इनिशियल के साथ। किसी को याद है कल मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को, या हमने जब थर्मोडायनेमिक टर्म्स थोड़ी सी पढ़ी थी तो आपको एक फॉर्मूला बताते बताते बल्कि आप में से किसी ने ये फॉर्मूला की डेफिनेशन भी बताई और आपने कहा था दैट इज नोन एज द एंथैल्पी व्हिच इज E प्लस PV। मुझे यहाँ से अंदाजा होता है कि अगर ये E1 प्लस PV1 हो तो आपके पास क्या बनेगा,
और अगर ये आपके पास E2 प्लस PV2 हो तो ये क्या बनेगा, तो हमारे पास एक बड़ा क्लियर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, QP इक्वल्स टू E2 प्लस PV2 लिखा माइनस कॉमन लिया तो फॉर्मूला बना E1 प्लस PV1। अब आपके पास बनेगा H2 और H1। तो आपके पास क्या है, QP इक्वल्स टू, मैंने यहाँ लिखा H2 और फिर क्या लिखा H1, यानी QP इक्वल्स टू डेल्टा H। एंड व्हाट इज डेल्टा H? बस ये गलती कभी मत कीजिएगा, थ्योरी क्लासेस में भी हम आपको पढ़ाते हुए ये बात 10 बार बताते हैं, रिकॉल करवाते हैं, समझाते हैं बार बार और बताते भी हैं। वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो सकता है कि पिस्टन ने अपनी जगह चेंज नहीं की, लेकिन प्रेशर आप कैसे कांस्टेंट जो है वो कह सकते हैं कि वो जीरो हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर पिस्टन है और उसका अपना क्या है, प्रेशर की वैल्यू है। आप उस प्रेशर को आप सोचिए कि आपने आइडियल गैस पे जीरो प्रेशर अप्लाई किया था, जो आपने उसे गैस सिलेंडर में एनक्लोज किया, इज दैट पॉसिबल? वहां ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके पास यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम ये बताता है कि जितनी भी आपके पास हीट एब्जॉर्ब होगी वो इंटरनल एनर्जी को क्या करती है, चेंज। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का मतलब कौन कौन सी एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का मतलब कौन कौन सी एनर्जी चेंज हो जाएंगी, जरा बताइए। काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, और आपके पास वहां पर अगर आप कहते हैं गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहे हैं और स्टैटिक नहीं है तो आप क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए हमने सबको कलेक्टिवली एक एनर्जी में छुपा के बात की, और वो एक एनर्जी कौन सी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैस। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं ना कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमें यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि देख लें, आपको फॉर्मूला भी बता रहा है, प्रेशर थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट। मैंने प्रेशर के साथ ना 1 लगाया और ना ही मैंने क्या लगाया, 2। सही है, बल्कि मैंने क्या किया, यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट ही रखा और आपके सामने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। उस पूरे सिस्टम की हीट एनर्जी को चेंज कर देगा कांस्टेंट प्रेशर पर एब्सॉर्ब की जाने वाली एंथैल्पी। क्या मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ, अगर आप लोग मेरी कुछ हेल्प करना चाहें? मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्मूला बनाना है और वो मैंने फॉर्मूला बनाया Q इक्वल्स टू डेल्टा E, फिर क्या लिखूं, माइनस W। मैं अगर इसे QP मान लूं, थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं, सही है, क्योंकि मैंने कहा कि ये भी तो सारी कांस्टेंट प्रेशर पे ही बात हो रही थी, तो QP किसके बराबर है, डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। यानी हमने कल तक जो भी प्रोसेस पढ़ा था उसमें प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। तो क्या ये फॉर्मूला भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, जो अब मैं आपके सामने लिखने के लिए जा रही हूँ? Am I right or wrong? Yes or no? Yes. क्यों? क्योंकि QP भी किसके बराबर है, डेल्टा एच। तो आपसे पूछा जाता है कि चूज द करेक्ट आंसर में से, एमसीक्यू हम ऐसे ही बनाते हैं सवाल का अक्सर, और कहा कहते हैं कि चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और उसे हम कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके दे दें, लेकिन आप अगर इस फॉर्मूला को नहीं पहचानते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी भी फॉर्मूला को नहीं पहचान। क्या ये बात सुनाई दी? अच्छा, अब इस फॉर्मूला में चेंज भी देखो, गौर से देखोगे तो मेरी बात को सुनोगे भी और समझोगे भी, लेकिन अगर नहीं समझोगे ना तो फिर अल्फाजों में उलझ के रह जाओ। ये तो एक जनरल बात होगी। सिस्टम ऐसा मान लो, हमने जो कल जैसा था हीट एब्जॉर्ब करवाई सिस्टम में, पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट की, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। पिस्टन मूव्स अपवर्ड, क्या था, वर्क डन बाय द सिस्टम। अब अगर मैं बाय द सिस्टम वाली बात पर जाऊं, गौर से देखिएगा मेरी बात, क्या डेल्टा एच का फॉर्मूला बन सकता है? तो आपके सामने मैंने यहाँ पर Q लिखा, QP,
फिर क्या लिखा डेल्टा ई, फिर क्या लिखा प्लस डब्ल्यू। सुनाई दे रहा है? फिर मैं आपसे कहूँ कि अच्छा ये देखें, क्या यहाँ पर डेल्टा एच आ सकता है? तो डेल्टा एच आ रहा है, दैट इज डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। अब आपके सामने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं, मैं आपसे कंडीशन कहूंगी और आप करेक्ट फॉर्मूला मुझे चूज करके बताएंगे कि मैं डेल्टा एच फॉर्मूला ए की बात कर रही हूँ या मैं फॉर्मूला बी की बात कर रही हूँ। जिसने ये जवाब दिया इसका मतलब है मेरी इस बात का कंक्लूजन वही उसने पिक कर लिया। सही है? Change in enthalpy can be represented by the following formula when the system does some work. Change in enthalpy can be represented by the following formula when the system does some work. कौन सा formula? B. When the system does some work. सही, तो इसका मतलब है आपको बात समझ में आ। फिर आपसे कहा जाए, मुख्तलिफ कंडीशंस दी जाए और आपसे कहा जाए कि डेल्टा एच इक्वल्स टू जनरल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड जनरली। और जनरली में अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ हमारे पास जनरल फार्मूला क्या, डेल्टा एच इक्वल्स टू क्यू प्लस, या आपके पास डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू हो सकता है, तो आप कहेंगे यस जनरली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्योंकि हम यहाँ पर एक कंडीशन पढ़ नहीं रहे, हीट लॉस, हम अभी तक दो कंडीशंस पढ़ रहे हैं, क्या क्या, जनरल फॉर्मूला और दूसरी क्या बात पढ़ रहे हैं, सिस्टम डज सम वर्क अगेंस्ट द सराउंडिंग। क्या ये बात समझ आती है? फिर भी अब मेरा आपसे सवाल है, इन दोनों में से जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा एच के लिए कौन सी सही है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ए। सिस्टम के काम करने के बाद की सिचुएशन बी। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ए। कितने बच्चों ने पहचाना? और सिस्टम डज सम वर्क के बाद की सिचुएशन बी। सही है? लेकिन अब आपसे मैं कहूं इन दोनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा, वो आप इन दोनों में से करेक्ट आंसर किसे निकाल के लेकर, ए भी लिखा हो और बी भी लिखा हो, और ये याद रखें कोई कंडीशन नहीं बताई, सिर्फ ये कहा है एक करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ए। करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा? ए। अगर वो ये बता दे कि सिस्टम ने काम किया है या सिस्टम पर काम हुआ है, तो आपको अपना फॉर्मूला की नेचर क्या करनी पड़ेगी, चेंज। क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी ये बात क्लिक नहीं की? बोलो। जनरली क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात समझ आती है? अब अगर सिस्टम काम कर जाएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना, वो भी हम न्यूमेरिकल्स और दे। और कोई क्लियर है? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा एच इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, और एक पे लिखा है ऑप्शन ए, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है सी में बोथ ए एंड बी, तो क्या आप बोथ ए एंड बी सिलेक्ट कर लेंगे? यस। क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपके पास फर्स्ट वन फॉर्मूला भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकंड वन भी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या यहाँ तक सिचुएशन क्लियर है? अब आते हैं इस पूरी बात के बाद कि हम इसे कैसे अप्लाई करें। मैं अपनी बात को फिर समराइज कर दूं, हो सकता है कोई ऑनलाइन स्टूडेंट हो और उसको ये बात समझ ना आए, तो वो फिर भी पर्सनली जो है वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, नॉट ऑन अ ग्रुप। हम यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आज आए थे वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, लेकिन सिचुएशन ये बनी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया, और जब प्रेशर कांस्टेंट था तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया। सही है? जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जनरल फॉर्मूला था तो कल हम पढ़ के गए थे, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हमने ये कंसीडर कर लिया कि मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसने हीट सिर्फ एब्जॉर्ब की है एंड पिस्टन मूव्स अपवर्ड, तो हमारे पास सिचुएशन क्या थी, चेंज।
जब हमने ये दोनों सिचुएशंस पढ़ ली तो मैंने वहां पर डेल्टा एच को जाकर प्लेस किया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। सही है, तो ये याद रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं और हमें ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगी और पढ़ना भी पड़ेगा। सही है, रीडिंग भी कीजिए। बहरहाल नेगेटिव वर्ड का क्या मतलब था कल तक, क्या मतलब नेगेटिव वर्ड, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट आइडल सिस्टम, और पॉजिटिव वर्ड व्हाट इज दैट द सिस्टम। पिस्टन कब मूव करता है अपवर्ड, जब सिस्टम एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड अगेंस्ट द सराउंडिंग या फिर जो है वो पैरेलल टू द सराउंडिंग, अगेंस्ट द सराउंडिंग। सही है, हीट लॉस कब करेगा सिस्टम, कैसे पहचानेंगे हम, नहीं, जब हम उसे हीट कर रहे थे तो सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की थी। सही है, ना लिख कर दिया गया हो कि हीट लॉस हो रही है, हम कैसी कंडीशन से पहचान सकते हैं कि वहां पर हीट लॉस में चला गया, माइनस से चलो पहचान लिया, और माइनस हमें लिखकर नहीं दिया गया, ये बात याद है। कोई सिचुएशन होगी ना, जैसे मैं हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम में, मैंने आपको कल डायग्राम में क्या सिचुएशन बना के दी थी, हीट करते हुए, है ना, और वो कार के आउटसाइड से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है। तो अगर कोई सिस्टम हीट लॉस कर रहा होगा तो मैं उसके लिए क्या अल्टरनेटिव टर्म इस्तेमाल कर सकती, रिमूवल ऑफ हीट, है ना, लॉस ऑफ हीट हमने कह दिया, लेकिन पहचानोगे कैसे कि उसने हीट लॉस की, वो हीट अप होगा या पहले से कूल हो जाए, कूल हो जाए, जहां पर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, हीट अप, और जहां पर आप सिस्टम से क्या कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं, इसका मतलब है वो क्या हो रहा है। सही है, तो ये भी याद रखना है कि अगर हीट लॉस का वर्ड नहीं होगा तो वहां पर कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी जरूर बताते हैं कि या तो बर्नर बना है और बर्नर हटा दिया, या फिर हीटअप लिखा है और हीटअप ना लिखा हुआ, तो आपको वो वर्डिंग्स भी देखना पड़ती हैं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये पूरा टॉपिक ना आसान बहुत है और टोटली आपकी थ्योरी में रट्टा है, आपने उठाई थी इसे और आपने इसे उठा के डेरिवेशन रटा रट जो है वो लिखी और याद की और बहुत अच्छे नंबर भी आए और कहा कि हाँ जी हमें ये चैप्टर बहुत आसान है। हम इस चैप्टर में फंसते ही सिर्फ एक तमाम टेक्निकल बातों की वजह से है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बनते हैं और हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का फायदा उठाते हैं। और आपने जब पहली बार ये पढ़ा होगा ना तो आपने सिर्फ रट्टा के अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन देखी, आपने देखा अच्छा ऐसे स्विच करना है, और आपने ये नहीं सोचा कि हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या इस तरह से भी एप्लीकेबल है या फिर नहीं, या फिर जिसे आपने चेंज इन वॉल्यूम जीरो माना हम उसे वर्क डन भी किसके बराबर मान सकते हैं, जीरो। सही है, इसे नोट डाउन करें, पिक्चर लें और फिर मेरे सवाल को लिखें। आज किस चीज का है, कल क्या पढ़ते हैं, मैं तो बड़ा अच्छा सा टॉपिक बता के भेजा था, लिखे भाई। surroundings temperature डाला, surroundings और temperature इतना ज्यादा नहीं, सिस्टम का हो ही गया, बिल्कुल हमारे पास हर चीज है, सारा हर चीज है, सारा रिस्पॉन्स ऑफ बढ़ा, ठीक है, फिल्टर सिस्टम में क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर का सिस्टम का टेम्परेचर फ्लावर ऑफ द फ्लावर प्रैक्टिस का वर्किंग भी कराएगा, काम तो नहीं रहेगा, ऐसे ऑक्सीजन का नहीं सो भी मेरा मान सो
पढ़ना पड़ेगा। Calculate the change in internal energy calculate the change in internal energy when a system absorbs when a system absorbs 1000 kilojoule heat from the surrounding and does 700 kilojoule work against the surrounding. सॉल्व करो और बताओ। जनरल फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल बता चुकी हूँ जनरल फॉर्मूला। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। वर्क डन कितना है 7 और आपके पास हीट एब्जॉर्ब कितनी है क्या दोनों पॉजिटिव है बल्कि क्या है नेगेटिव। यानी आपने कहा Q की वैल्यू है 1000 और W था माइनस में विच इज -700 किलोजूल और मैं आपसे कहूं कि फॉर्मूला डेल्टा E इक्वल्स टू Q प्लस W में से प्लेस करें तो मेरा ख्याल है आंसर बहुत आसानी से आना चाहिए था और वो आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है पॉजिटिव और आंसर क्या है +300। प्लस का मतलब नहीं यहाँ डेल्टा E प्लस में आ रही है कल जाते जाते ये बात समझा के गई थी इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज ये भी पूछा जाता है सही है। नेक्स्ट यानी आंसर है +300। क्लास में कोई ऐसा जिससे सॉल्व ना हुआ क्या मुझे फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात नहीं करनी क्योंकि मैं आपको पहले ही बात बता चुकी हूँ। आप बुक खोलें और आप उसे भी पढ़ेंगे। आप फेडरल की बुक खोलें आप केके की बुक खोलें आपको इंटरनेशनल बुक उठा के देते हैं हमें बस आपका वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपके यहाँ के न्यूमेरिकल्स पे तो बिल्कुल भी मार्क नहीं मिलेंगे सही है। मुझे उस पर तो फिलहाल बात नहीं करनी मैं कल आपको ये पूरी कहानी सुना चुकी मेन फॉर्मूला तो यही है ना इसी में ही आप साइन को चेंज करोगे हीट एब्सॉर्ब था तो प्लस रहा वर्क इज डन बाय द सिस्टम था तो प्लस की जगह क्या आ गया माइनस आपने यहाँ रखा 1000 में से 700 को माइनस किया तो आंसर क्या आएगा 300। लिखिए नेक्स्ट वन
Consider a system in which piston moves downward by the work done 900 kilojoules and loss 1500 kilojoule of heat. What would be the change in internal energy? What would be the change in internal energy? You have 1 minute to solve this. इसीलिए कहा था कि अल्फाजों को ना बहुत सोच समझ के यूज कीजिएगा। सबसे पहले तो मुझे बताएं यहाँ पे पिस्टन की मूवमेंट क्या थी, और अगर मैंने कहा डाउनवर्ड है तो आप सबके जहन में आ जाना चाहिए कि पिस्टन मूव्स डाउनवर्ड, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम है तो इसका मतलब है W की वैल्यू क्या होगी आपके पास यहाँ पर, जो भी वैल्यू थी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। सही है। फिर उसके बाद आपके पास हीट लॉस है या गेन है? कितना था? कितना? 1500 किलोजूल। सही है। आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा E इक्वल्स टू Q और फिर लिखा प्लस W, लेकिन आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ Q की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है बल्कि क्या है? और मेरा ख्याल है मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। -1500 प्लस 900, क्या प्लस सही है अपनी जगह पर? ओके, और आंसर क्या आएगा? -600। माइनस का मतलब क्या होगा? क्या होगा? मेरे 1 मिनट का जब मैंने टाइम दिया था ना तो मुझे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सॉल्व करके दिखा दिया था, लेकिन मैंने सिर्फ उसे किया थोड़ा सा कंफ्यूज और बेचारा अपने आंसर को गलत कर बैठा। सही है, इसे कहते हैं उलझाना। मैं चाहूँ ना अभी आपको यहाँ पे बहुत अल्फाज बोलकर उलझा सकते, जैसे कि आप में से कुछ बच्चे उलझ गए क्योंकि वहां पे लिखा बाय का वर्ड आया, वहां पे वर्ड के साथ ना मैंने बाय कहीं पे लिखवा दिया है जानबूझ के, लेकिन जो बाय पर जाएगा वो फिर पिस्टन की मूवमेंट को नहीं देख रहा होगा। जिसने पिस्टन की मूवमेंट को देखा ना फिर वो किसी को नहीं देखेगा, क्योंकि उसे पता है कि पिस्टन डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और आप यहाँ पे कहेंगे कि जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो बजाय इंक्रीज होने के क्या हो रही है? डिक्रीज। सही है, यानी पहले आपके पास होगी ज्यादा, फिर हो गई कम, जो भी था, जो भी चेंज आ रहा है, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो रहा है? इंटरनल एनर्जी पहले से कम। बताओ जरा नेक्स्ट वन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, लिखो जल्दी से। बता देना मैं क्या क्या करूँ। मैंने मार्क को देखिए मैं क्या क्या आंसर
चलिए मैं अब जो भी सही जवाब देगा यहाँ पे फरमाइश आई है कि मेरे साथ इतने लफ्ज बोलूंगी, इतने बुरे एक्सप्रेशन देती हैं कि पता ही चलता कि हमने सही दिया है। मैं आप जिसने सही देगा मैं उसके लिए क्लैपिंग कर रही हूँ, सही है, लेकिन जो गलत देगा ना उसको मेरी बात पे फिर अमल करना पड़ेगा। सही है, जने लिखें, ये क्वेश्चन करेगा डिसाइड कि आप लोग कितने पानी है। कंसीडर अ सिस्टम in which internal energy changes from 900 to 600 joules. As a result of which, piston moves upward and does 1,000 joules of work. What about the heat absorbed or evolved? What about the heat absorbed or evolved? हमारे आंसर क्या है, 1300 या 730? आंसर क्या है, क्यों? हाँ भाई, तुम्हारा क्या आंसर है? हाँ भाई, क्यों? चले, आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर वर्क डन कितना था, जरा बताइएगा। 1000 वर्क डन बाय द सिस्टम था या ऑन द सिस्टम? तो इसका मतलब है कि पिस्टन ने अपवर्ड मूवमेंट की और यहाँ पे 1000 क्या था, माइनस। क्यों हमें फाइंड आउट करना था और डेल्टा ई नहीं दी गई, इट
लेकिन E2 माइनस E1 से आप निकाल सकते हैं, यानी चेंजेस का मतलब क्या है आपके पास, पहले थी 900, सॉरी पहले थी 900, फिर क्या हो रही है 600। इसका मतलब है कि आपके पास डेल्टा E इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो मुझे पहले तो इसका आंसर ही बता दो कि डेल्टा E का आंसर क्या होगा, माइनस 300। सही है, हाँ भाई सही है, पक्की बात है ना। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जब E2 माइनस E1 कैसे निकाला, अब इस पे तो बात नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है 600 माइनस 900 इक्वल्स टू माइनस 300। मान ली मैंने आपकी बात की, यहाँ पे आ गया माइनस 300, ये था Q, प्लस फॉर्मूला का था, यहाँ पे आ गया माइनस 1000, और आप जानते हैं प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए प्लस 700। सही है, कितने बच्चों ने निकाला था ऑनेस्टली, तो सब मिलके क्लैप कर लेते हैं। और जिसका 1300 आया उनकी गलती मैं बता, उन्होंने यहाँ पर पहले तो रख दिया पॉजिटिव, उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा 900 में से 600 निकाल देंगे 300 आएगा, उन्होंने माइनस को ना इग्नोर कर दिया। सही, और सबसे पहले एक स्टूडेंट थी, बाकी ने सॉल्व किया हो ना किया हो, लेकिन मुझे मुस्कुराहट वहीं पे आ गई थी जब उसने कहा कि मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज, और मैंने उसको कहा क्यों, सही है, क्योंकि मैंने उसको नहीं कहा कि सही है गलत, बेचारी टेंशन में रही जब तक मैंने सॉल्व नहीं कर ली। सही, तो ये है एक, क्यों भाई टेस्ट देने के बाद टेंशन में ही रहते हो ना, सही किया है या फिर गलत किया है। तो बहरहाल ये है इसका प्रॉब्लम, जब आप याद करते हो तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप इसे एमडी ग्रेड के लेवल पर लेकर आते हो ना, तो ये चैप्टर आपको उलझा के रख देता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपको वो तमाम टेक्निकल पॉइंट बताऊं जो अभी तक बच्चों को कंफ्यूज करते आए हैं, लेकिन ये बात मेरी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो, सही है, वादा पूरा करते हैं, 10 मिनट का टेस्ट है। चले जी सब बंद करें, कोई भी नाम लिख लें इस पर, डिस्टर्ब वालों में आना चाहिए। कोई स्टेप बाद और सॉल्व करना शुरू, यू हैव ओनली 10 मिनट्स। हाँ बेटा,